Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. पॉलिटिकल अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। पॉलिटिकल अड्डा में आज सबसे पहले बात करेंगे बुलंदशहर हिंसा की। बुलंदशहर हिंसा में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के हत्यारे की गिरफ्तारी हो गई है। इसके बाद बात करेंगे 2019 के आम चुनाव से पहले वो कौन से मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए उनकी रणनीति के केंद्र में रहने वाले हैं और वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें बीजेपी ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। इसके बाद बात करेंगे आखिर में फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की। ये फिल्म 11 जनवरी को रिलीज होगी, लेकिन रिलीज से पहले ही इस पर बवाल हो गया है। यूथ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि फिल्म को दिखाना होगा उनको रिलीज से पहले, वरना रिलीज नहीं होने देंगे। तो वहीं बीजेपी क्या उम्मीद लगाए बैठी है इस फिल्म से 2019 के आम चुनाव से पहले। सबसे पहले लेकिन आइए बात करते हैं बुलंदशहर हिंसा की। बुलंदशहर हिंसा 3 दिसंबर को हुई थी। गौकशी की घटना की खबर सामने आने के बाद हिंसा भड़की, जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हो गई। पुलिस ने अब इस मामले में प्रशांत नट नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि यही मुख्य आरोपी है। इसी ने गोली चलाई थी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह पर। साथ ही एक और शख्स जॉनी की पुलिस को तलाश है। पुलिस के मुताबिक जॉनी ने रिवॉल्वर छीना था सुबोध कुमार सिंह का और प्रशांत नट ने गोली चलाई थी। इसके लिए पुलिस के पास तथ्य मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, वीडियो फुटेज मौजूद है। अपना ये आरोप साबित करने के लिए पुलिस ये दावा कर रही है। हालांकि इससे पहले पुलिस ने जीतू उर्फ फौजी को गिरफ्तार किया था, ये कहते हुए कि उसने गोली मारी थी सुबोध कुमार सिंह को। जहां पुलिस एक तरफ ये दावा कर रही है कि उन्होंने दोनों जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है, वहीं पुलिस अभी तक जो हिंसा भड़काने का आरोपी है उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बजरंग दल के कार्यकर्ता योगेश राज और शिखर अग्रवाल को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। हिंसा भड़काने के मामले में जो हिंसा भड़काई गई उसमें अभी तक 25 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन सभी ने, ज्यादातर ने पुलिस की नाक के नीचे कोर्ट में सरेंडर किया है। तो जो सवाल उठते रहे हैं पुलिस की भूमिका पर, और ये सवाल और आरोप लगाए जाते रहे हैं कि कैसे सरकार की तरफ से दबाव है पुलिस पर और उस दबाव में पुलिस काम कर रही है। कहीं ना कहीं ये जो सरेंडर हो रहे हैं एक के बाद एक, वो ज़रूर सवाल खड़े करते हैं कि क्या वाकई इस तरह का कोई दबाव है। साथ ही क्यों योगेश राज की और शिखर अग्रवाल की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जबकि वो सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं, टीवी पर बयान दे रहे हैं, लेकिन खुले घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इसी तरह का सवाल सुबोध कुमार सिंह के परिवार की तरफ से भी उठाया गया है। उनके मुताबिक वो जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं हिंसा भड़काने के, वो खुले घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है उसे ज़रूर पकड़ा जाना चाहिए और पूरी साजिश को बेनकाब होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस जिस तरह से काम कर रही है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस ने पहले जिनको गिरफ्तार किया था गौकशी के मामले में, उन्हें बाद में छोड़ दिया 17 दिन बाद, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए। पुलिस ने पहले सरफुद्दीन, नन्हे, साजिद और आसिफ को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में नदीम, रईस और काला को गिरफ्तार किया और कहा कि ये हैं मुख्य आरोपी। इसको लेकर पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की और बताया कि कैसे ये तीनों मिलकर गौकशी करते थे और बाद में मांस को आपस में बांट लिया करते थे। लेकिन ये जो पूरा मामला है बुलंदशहर हिंसा का, इस पर विवाद भी कुछ कम नहीं हो रहे हैं, बयानबाजी भी कुछ कम नहीं है। इसको लेकर नौकरशाहों ने एक चिट्ठी लिखी थी योगी सरकार को, जिसमें उन्होंने इस घटना के पहले और बाद में जो हालात पैदा हुए हैं, जो तनाव उत्पन्न हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर सवाल उठाया था। योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया था। खत में कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ एक पुजारी की तरह धर्मांधता और बहुसंख्यकों के प्रभुत्व के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस पूरे घटनाक्रम को लेकिन उनकी सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक साजिश के तौर पर पेश करते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो लोग जो गौकशी करना चाहते हैं और उसके आड़ में तनाव पैदा करना चाहते हैं उनकी सरकार के कामकाज करने के तरीके पर, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसको लेकर जब नौकरशाहों ने चिट्ठी लिखी थी तो बुलंदशहर के जो विधायक हैं उन्होंने, संजय शर्मा ने रिटायर्ड अफसरों से एक खुला खत लिखकर जवाब मांगा था कि उन्हें अधिकारियों को पुलिस वालों की मौत तो दिख रही है, लेकिन 21 गायों की मौत उन्हें नहीं दिख रही है। तो जहां एक तरफ पुलिस दावा कर रही है कि उन्होंने सुबोध कुमार सिंह के हत्यारों को पकड़ लिया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ये कह रहे हैं कि सुबोध कुमार सिंह तो खुद अपने आप को गोली मारी उन्होंने और उसमें उनकी मौत हो गई।
देवेंद्र सिंह लोधी हालांकि पहले ये भी कह चुके हैं कि हार्ट अटैक की वजह से सुबोध कुमार सिंह की मौत हुई। वो ये भी कह चुके हैं कि शिव भक्तों को सांप नहीं काटता है। तो इस तरह के बयान वो देते रहते हैं। तो बयानबाजी का सिलसिला एक तरफ जारी है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस अपना काम कर रही है। हमें सिर्फ उम्मीद ये करनी चाहिए कि सुबोध कुमार सिंह की पत्नी और बेटा जो मांग कर रहे हैं राजनीतिक संरक्षण ना मिले, जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ा जाए और जांच निष्पक्ष तरीके से हो, पुलिस पर किसी तरह का कोई दबाव ना रहे। इसी तरह से इस जांच को अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो वो उत्तर प्रदेश और देश सबके हित में होगा। 2019 के आम चुनाव से पहले वो कौन से मुद्दे होंगे जो बीजेपी की रणनीति और राजनीति के केंद्र में रहने वाले हैं, और वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें बीजेपी फिलहाल ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। हालांकि इन मुद्दों की बीजेपी के लिए राजनीतिक अहमियत बहुत ज्यादा है। बीजेपी के लिए जो एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है वो है राम मंदिर का मुद्दा, जहां एक तरफ आरएसएस और वीएचपी ने अपना रुख राम मंदिर मुद्दे पर कड़ा कर लिया है। वीएचपी देश भर में आंदोलन करने की बात कर रही है, आरएसएस की तरफ से लगातार कानून बनाने की बात हो रही है, या ये संकेत मिल रहा है कि वो सख्ती से इस मुद्दे को अब लेकर आगे बढ़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से, बीजेपी पार्टी की तरफ से, उनके भीतर से इस तरह की सोच उभर कर सामने निकल रही है, इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर शीर्ष नेतृत्व का मन अब ये बन रहा है कि वो राम मंदिर मुद्दे को कानून के जरिए ही हल होने दें और जल्दबाजी में किसी तरह का कोई कानून इस मुद्दे पर ना लाएं। क्योंकि इससे पहले ये चर्चा हो रही थी कि क्या सरकार कोई कानून ला सकती है। शीतकालीन सत्र के दौरान इस तरह की किसी भी चर्चा को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। राकेश सिन्हा जिस प्राइवेट मेंबर बिल की बात कर रहे थे, अब वो उस बिल की भी साफ तौर पर बात नहीं कर रहे हैं, यानी उन्हें भी साफ संकेत मिल गया है पार्टी की तरफ से। ऐसा ये जानकारी मिल रही है, ऐसा इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि बीजेपी के भीतर अब ये सोच बनकर उभर रही है कि 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरह की हार बीजेपी को मिली, उसके बाद पार्टी को ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर मुद्दे ने उन्हें उतना फायदा नहीं पहुंचाया जितना कि वो उम्मीद कर रहे थे इन तीनों ही राज्यों में। इस वजह से बीजेपी 2019 से पहले राम मंदिर मुद्दे जैसा एक ध्रुवीकरण वाला मुद्दा प्रमुखता से नहीं उठाना चाहती है। खासतौर पर अगर वो कोई बिल लेकर आते हैं तो विपक्ष भी एकजुट हो जाएगा सरकार के खिलाफ, और वो विपक्षी एकजुटता 2019 के पहले नहीं चाहते हैं। ध्रुवीकरण बहुत ज़्यादा हो इस मुद्दे के आसपास, ये भी नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोच बनकर उभरी है कि राम मंदिर मुद्दे से उन्हें शायद उस तरह का राजनीतिक फायदा ना हो जैसा कि वो उम्मीद कर रहे थे। इस वजह से इसे ठंडे बस्ते में रखा जाए और कोर्ट को अपने काम करने दिया जाए, जल्दबाजी में कोई कानून ना लाया जाए, इस तरह की सोच बनकर उभर रही है पार्टी के भीतर। वहीं एक दूसरा मुद्दा जो सबसे ज्यादा अहम है इस वक्त सरकार के लिए और जो लग रहा है कि 2019 से पहले प्रमुखता से आगे रखा जाएगा, वो ये कि कैसे कृषि संकट से निपटा जाए, किसान को कैसे खुश किया जाए। क्योंकि गुजरात में जो संकेत मिला था बीजेपी को, जहां पर जो कृषि प्रधान इलाके थे वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी से बहुत कम रहा था, जो शहरी इलाके हैं वहां उनका प्रदर्शन बेहतर था। वो जो संकेत उन्हें गुजरात से मिले थे वो संकेत साफ हो गए हैं 3 प्रदेशों में उनकी हार के साथ, यानी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। कहीं ना कहीं अब संकेत साफ है कि जो कृषि संकट है वो सामने है, किसान नाराज है। और ये सिर्फ प्रदर्शनों की वजह से नहीं है, किसान एक के बाद एक प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार सरकार से मांग कर रहे थे, लेकिन अब सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है सीधा किसानों को। हालांकि देखना यह है कि अब समय कितना रह गया है और अगर सरकार कोई बड़ा फैसला या बड़ा ऐलान करती है तो उसे लागू कैसे करेगी। लेकिन सभी राज्यों में जो लागू की गई हैं स्कीमें उन पर विचार किया जा रहा है। जैसे तेलंगाना की ऋतु बंधु योजना है, डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसानों को दिया जाए, इसको लेकर चर्चा हो रही है सरकार के भीतर। तो कुछ बड़ा ऐलान, कुछ बड़ा किसानों को राहत देने का फैसला हो सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये केंद्र में रहने वाला है मुद्दा। खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश में जीत के बाद कांग्रेस पार्टी ने जैसे फौरन जो वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने कि किसानों की ऋण माफी कर देगी, उसको फौरन ही लागू करने का ऐलान किया गया। तो सरकार को फिलहाल लगता है, बीजेपी को फिलहाल लगता है कि ये एक अहम मुद्दा है और इस पर उन्हें कोई राहत किसानों को जरूर देनी चाहिए। तो ये एक अहम मुद्दा रहने वाला है, चर्चा के केंद्र में रहने वाला है, बीजेपी की रणनीति के केंद्र में भी रहने वाला है। इसके अलावा बीजेपी, जाहिर सी बात है, जो उन्होंने बड़े फैसले किए हैं उन्हें उनका जोर शोर से प्रचार प्रसार करेगी, लेकिन राम मंदिर मुद्दा फिलहाल लगता है कि बैक बर्नर पर रहेगा, ठंडे बस्ते में रहेगा।
कोर्ट को उसका काम करने दिया जाएगा। जो 4 जनवरी को जो साफ होगा कोर्ट का रुख कि वो क्या करने वाला है, कोर्ट में अब आगे किस तरह से इसकी सुनवाई होगी और किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा। आरएसएस, वीएचपी अपना एजेंडा जारी रखेंगे, अपना स्टैंड वो सख्त रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ 3 तलाक का बिल और इस तरह के जो मुद्दे हैं उन्हें भी उठाया जाता रहेगा समय समय पर। लेकिन जो कृषि संकट है, बेरोजगारी का मुद्दा है, उस पर सरकार जरूर कुछ ना कुछ प्रमुखता से करेगी 2019 के पहले, ऐसा फिलहाल लग रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राजनीतिक जीवन पर आधारित फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें मुख्य किरदार निभा रहे हैं अनुपम खेर, 11 जनवरी को रिलीज होने वाली है। लेकिन रिलीज से पहले ही इस फिल्म को लेकर बवाल हो गया है। इस फिल्म को लेकर बीजेपी ऐसा लगता है कि उम्मीद ये कर रही होगी जरूर, क्योंकि राजनीति में टाइमिंग की बहुत अहमियत है। ये फिल्म जिस किताब पर आधारित है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वो 2014 के चुनाव से ठीक पहले, कुछ महीने पहले प्रकाशित की गई थी और अब 2019 के आम चुनाव से पहले ये फिल्म रिलीज होने वाली है। तो इस फिल्म से भी बीजेपी को वही उम्मीद है जो उस किताब से उनको सफलता हासिल हुई थी, उस किताब से जो उन्हें मदद मिली थी। जब ये किताब 2014 में प्रकाशित हुई थी, चुनाव से ठीक पहले, तब संजय बारू, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे 10 साल तक यूपीए के कार्यकाल में, वो इस किताब को 2014 के चुनाव के बाद प्रकाशित करना चाहते थे। लेकिन उनकी संपादक ने उन्हें इस बात के लिए राजी किया कि वो इस किताब को चुनाव से पहले प्रकाशित करें और चुनाव से पहले इस किताब को रिलीज किया जाए। इस किताब के रिलीज होने के बाद तमाम तरह की जानकारी निकलकर सामने आई इस किताब में, क्योंकि बहुत सी जूसी डिटेल्स मौजूद थी। कैसे 2009 में चुनाव जीतने के बाद मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी ने साफ कर दिया था कि वो तय करेंगी कि किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। कैसे समय समय पर अहम फाइलें प्रधानमंत्री के कार्यालय से 10 जनपद सोनिया गांधी के निवास पर भेजी जाती थी और सोनिया गांधी अहम फाइलों को देखती थी। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई थी इस किताब में जो लिखा गया था, और उसके आधार पर मनमोहन सिंह की जो मनमोहन सिंह की छवि बनाई गई बीजेपी द्वारा, उस छवि को बल मिला था। कैसे मनमोहन सिंह एक कमज़ोर प्रधानमंत्री थे और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनकी नज़रों के सामने जो भ्रष्टाचार हो रहा था उस पर वो सख्ती से कदम नहीं उठा रहे थे। इस तरह की जो छवि बीजेपी ने लोगों के सामने रखी थी, उस छवि को इस किताब की वजह से मजबूती मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस छवि को और मजबूत किया लोगों के सामने ले जाकर, और खुद को एक विकल्प के तौर पर पेश किया कि कैसे वो सख्ती से निपटेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ और काले धन को वापस लेकर आएंगे। अब बीजेपी यही उम्मीद कर रही है कि जैसे उस किताब से इस छवि को उन्होंने आगे बढ़ाया था, वैसे ही ये फिल्म अब 2019 के आम चुनाव से पहले जब रिलीज होगी तो एक बार फिर उसी तरह की प्रतिक्रिया उन्हें लोगों से देखने को मिले। देखना यह है कि क्या अब भी लोग उसी तरह की प्रतिक्रिया देंगे जो 2014 में देखने को मिली थी। क्या अभी भी मनमोहन सिंह की छवि पर या उनके कमजोर प्रधानमंत्री होने की छवि को आगे बढ़ाकर बीजेपी फायदा उठा सकती है, या बीजेपी ने 4 साल क्या किया उस पर लोग ज्यादा ध्यान देंगे। बीजेपी के कार्यकाल में चाहे उन्होंने नोटबंदी का फैसला किया हो या जीएसटी का फैसला किया हो, उनकी विदेश नीति किस तरह की है, गाय पर होने वाली राजनीति क्या है, इन तमाम मुद्दों पर लोग वोट करेंगे या मनमोहन सिंह को लेकर जो फिल्म रिलीज हो रही है उस पर वोट करेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी बयान दे रही है, कह रही है प्रोपागेंडा है। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से इसका ट्रेलर रिलीज किया जा रहा है, तो दोनों आमने सामने हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूथ कांग्रेस ने कहा है कि फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। अनुपम खेर याद दिला रहे हैं राहुल गांधी को कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को रोकें। तो बयानबाजी पूरी हो रही है। देखना यह है कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या बीजेपी की उम्मीद के हिसाब से आती है या नहीं। पॉलिटिकल अड्डा में आज के लिए इतना ही।